वेलकम टू अनिल विश्वा चैनल। तो बेटा कल हमने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सीखे थे एलील्स के बारे में। तो किस तरह से एक पर्सन मैक्सिमम 2 एलील कैरी कर सकता है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। और जबकि हम हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो एक पर्सन किस तरह से मैक्सिमम एक ही एलील कंटेन करता है। अब एक पर्सन में एक टाइम पर दो सिचुएशन भी एलील्स में मिल सकती है जो हमने गैमेट्स और नॉर्मल सेल्स से अकॉर्डिंगली क्या किया था, स्टडी किया था। इफ यू वांट टू नो अबाउट सच फैक्ट्स तो आपको कल वाला जो लेक्चर है वो डीपली स्टडी करना पड़ेगा एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से देख सकते हो। आज ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें पढ़ना है कि एक जीन की इतनी सारी एलीलिक फॉर्म कैसे बनती है। तो उसको हमारी एनसीईआरटी ने बहुत सिंप्लीफाइड वे में हमें समझाया कि मान लो हमारे पास कोई जीन है जो हमारी अर्थ पर अभी अभी आया है, अभी अभी डेवलप हुआ है और उसने एक एंजाइम डेवलप किया है जिसका नाम है एंजाइम ए। ये एंजाइम क्या करता है, हमारी प्लांट में प्रेजेंट कुछ सब्सटेंसेस को रिएक्ट करवाएगा जिससे एक प्रोडक्ट बनेगा। और वो प्रोडक्ट क्या था कि प्लांट की हाइट क्या हो रही थी, उस प्रोडक्ट की वजह से टॉलनेस आ रही थी। जैसे हम ह्यूमंस में बात करें, ग्रोथ हार्मोन बनता है जिसकी वजह से ह्यूमंस की हाइट बढ़ जाती है। ऐसे प्लांट में कोई सब्सटेंस बना जिससे प्लांट की हाइट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अब हम उस जीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अनमॉडिफाइड एलील से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो जीन अभी अभी हमारी नेचर में डेवलप हुआ है। अब नेचर में चेंजेस होते रहते हैं और चेंजेस की वजह से इस जीन में कुछ रिएक्शंस हुई और रिएक्शंस की वजह से हमारे पास एक नया जीन क्या हो गया, डेवलप हो गया। अब जो डेवलपमेंट हुई है वो इसी जीन से हुई है। तो इस जीन में जो चेंजेस आए जिससे एक नया जीन डेवलप हुआ है, उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। जब एक पुराने जीन में म्यूटेशन होती है जिससे एक नया जीन क्या होता है, डेवलप होता है। अब जो ये नया जीन बना है इस जीन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडिफाइड एलील से रिप्रेजेंट करेंगे। पर जो ये मॉडिफाइड एलील है वो 3 तरीके से काम कर सकते हैं। ऐसा चेंज पहले की तरह नॉर्मल बना रहा है तो उस केस में हमारा जो टॉलनेस है वो प्लांट का क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। या उसमें जो म्यूटेशन हुई उस म्यूटेशन की वजह से वहां पर एंजाइम है बन तो रहा है पर वो अब काम नहीं कर रहा है, इतनी गंदी म्यूटेशन हो गई है। तो क्या उस केस में हमारे पास टॉलनेस वाले प्रोडक्ट बनेंगे, नहीं बनेंगे। टॉलनेस वाले प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तो वो प्लांट क्या रह जाएगा, ड्वार्फ रह जाएगा। केस 3 में उन्होंने क्या बोला कि म्यूटेशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें एंजाइम ही बनना बंद हो जाए। तो इसको हम कहेंगे कि अनमॉडिफाइड एलील से एक नया एलील बना जिसने अपने एंजाइम की ही एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, या अपना एंजाइम ही क्या कर दिया, शो करना बंद कर दिया। तो उस केस में भी प्लांट क्या रहेगा, ड्वार्फ रहेगा। तो यहीं पर हमें पता चला कि किस तरह से डिफरेंट एलील्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। कि म्यूटेशन हुई, म्यूटेशन से एक नया जीन बनेगा और वो नया जीन एक नया फिनोटाइप क्या करवाएगा, क्रिएट करवाएगा। व्हाट इज अ फिनोटाइप, जो बाहर से हम अपीयरेंस देख रहे हैं। मान लो पहले इस एलील की वजह से रेड आईज आ रही थी एक फीमेल की और म्यूटेशन के कारण अब ब्लू आई आ रही है, तो आप बाहर से चेंज क्या हो गया, फिनोटाइप चेंज हो गया। अब जो ब्लू आई आई है उसमें जीन में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए होंगे और उसी को ही हम क्या बोल देंगे, आई कलर का न्यू एलील बोल देंगे। तो यही हम पढ़ते हैं कि एक जीन के किस तरह से डिफरेंट एलील्स बनते हैं। तो केस 1 में हमें पता चला कि मॉडिफाइड एलील इज इक्वल टू अनमॉडिफाइड एलील, और केस 2 और 3 से हमें पता चलता है कि किस तरह से नए एलील्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। अब यहाँ पर बेटा कुछ टर्म्स लिखी हुई है, दैट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव को समझने के लिए 3 डिफरेंट टर्म्स हम पढ़ेंगे, जिसमें पहली टर्म साइंटिस्ट ने हमें क्या समझाई, जो फिनोटाइप, नया जो फिनोटाइप आता है अगर वो पुराने फिनोटाइप से मैच करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये जो नई मॉडिफिकेशन थी, इस नई मॉडिफिकेशन ने भी हमें पुराने जैसा ही एंजाइम बनाकर दिया जिससे हमारा जो फिनोटाइप है वो चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन फिनोटाइप। तो जो ये नया एलील बना है इस एलील को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डोमिनेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। पर जब भी हमारे पास एलील में चेंजेस आएंगे और वो जो चेंजेस होंगे वो हमारे पुराने वाले फिनोटाइप से अलग होंगे तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, रिसेसिव से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहीं पर जैसे चेंज आया, यहाँ पर एंजाइम बना ही नहीं, तो ये जो नया एलील बना है पुराने जीन से इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रिसेसिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहने का मतलब क्या था, डोमिनेंट और रिसेसिव, इस केस में हम किस फॉर्म में बता रहे हैं कि अगर फिनोटाइप इक्वल आता है पुराने फिनोटाइप के जैसा तो उस एलील को हम डोमिनेंट बोलेंगे। अगर फिनोटाइप पुराने फिनोटाइप की तरह इक्वली
प्रोड्यूस नहीं कर रहा है एक्सप्रेशन को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जीन का प्रोडक्ट बनाकर या एक जीन का प्रोटीन बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब इन शॉर्ट काम कर रहा है वो प्रोटीन बनाकर। अब वहीं पर डोमिनेंट और रिसेसिव के लिए और भी वर्ड्स यूज होते हैं। तो बेटा डोमिनेंट एलील क्या होता है कि जो अपने आप को दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस करता है, होमोजाइगस में भी और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी। जैसे मान लो मदर और फादर से कैपिटल टी आया तो टॉलनेस रही, पर अगर मदर से कैपिटल टी आया और फादर से स्मॉल टी आया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपिटल टी कह रहा है मैं तो खुलेआम अपना प्रोडक्ट बनाऊंगा और मेरा जो अभी प्रोडक्ट जो बेबी होगा वो भी क्या होगा, टॉल होगा। तो इसी को हम बोलते हैं ऐसा एलील जो अपने आप को किसी भी कंडीशन में खुलेआम प्रोडक्ट बनाना जानता है, उस एलील को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील बोलते हैं। और ऐसा एलील जो अपने आप को खुलेआम प्रोडक्ट बना भी रहा है पर अपने आप को दिखा नहीं पाया, इसने प्रोडक्ट बनाया भी पर प्रोडक्ट को एक्सप्रेस नहीं कर पाया क्योंकि कोई दूसरा एलील इससे ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा था। तो ऐसा एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव एलील बोलते हैं। बहुत सिंपल है, एक एलील जो बहुत हाई अमाउंट में अपना प्रोडक्ट बना रहा है, दूसरा एलील वो भी प्रोडक्ट बना रहा है पर उतना नहीं बना पा रहा, तो उसको हमारे मेंडल ने क्या लिखा था, एलील दैट कैन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर एलील कॉल्ड टू बी डोमिनेंट। एक ऐसा एलील जो दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को ढक जाए, मास्क कर ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील बोलते हैं। और एक ऐसा एलील जो प्रोडक्ट बना रहा है पर प्रोडक्ट जितना बनाया वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया किसी दूसरे एलील के प्रेजेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव एलील बोलते हैं। यह है हमारी सेकंड डेफिनेशन ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव, कि ऐसा एलील जो काम भी कर रहा है पर अपने आप को नहीं दिखा पाया, वो हमारा क्या होता है, रिसेसिव एलील होता है। और थर्ड डेफिनेशन क्या थी कि एक एलील जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को शो करता है वो डोमिनेंट एलील होता है। रिसेसिव एलील कौन सा होता है, दैट कैन ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, उसके पास कोई कीड़ा करने वाला नहीं होना चाहिए। कीड़ा करने वाला का मतलब कि कोई दूसरा ऐसा एलील नहीं होना चाहिए जिसका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, नहीं तो ये छुप जाएगा। तो इसलिए क्या देखा नेचर में कि जब हमारे पास रिसेसिव एलील होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है कि फादर से भी रिसेसिव एलील आया और मदर से भी रिसेसिव एलील आया, तभी वो अपने आप को शो कर पाता है कि हाँ भाई मैं भी नेचर में प्रेजेंट हूं, नहीं तो हमारे हमेशा क्या होगा, डोमिनेंट एलील ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब बात आती है फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, ये टर्म्स भी हमने, अगर हम किसी भी फीचर को बाहर से स्टडी कर रहे हैं कि ये टॉल है, ड्वार्फ है, इसकी आई का कलर रेड है, इसकी आई का कलर ब्लू है, तो उसके लिए जेनेटिक्स में टर्म क्या यूज होती है, फिनोटाइप। इट इज एन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी को हम बाहर से स्टडी कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम इस पर्सन को देखेंगे, ये टॉल किस वजह से आया, अभी हमने पीछे देखा कैपिटल टी भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है, तो ये जो टॉलनेस आया वो कौन से जीन के कॉम्बिनेशन से आया, होमोजाइगस के कॉम्बिनेशन से आया, हेट्रोजाइगस के कॉम्बिनेशन से आया। तो इस कॉम्बिनेशन को जानने का मतलब है कि हम उसका क्या पढ़ रहे हैं, जीनोटाइप पढ़ रहे हैं। मतलब इट इज अ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट डिफाइंस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर या पर्टिकुलर फिनोटाइप। कोई फिनोटाइप किस जेनेटिक कॉम्बिनेशन से आया है उसके लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज योर जीनोटाइप। तो फिनोटाइप का मतलब बाहर से टॉल ड्वार्फ बताना, जीनोटाइप का मतलब टॉल कौन से कॉम्बिनेशन से आया, कैपिटल टी से आया या कैपिटल टी स्मॉल टी से आया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। अब बहुत बेसिक टर्म है जीनोम, बहुत सारे बच्चों को जीनोम ही नहीं पता होता क्या है ये जीनोम। तो जीनोम का मतलब है एक हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी जीन है उसकी एक कॉपी प्रेजेंट होना, उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। जैसे ह्यूमंस में 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम का मतलब हर एक जीन की एक एक कॉपी प्रेजेंट है, मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीनोम से रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ ऑल जीन प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। जैसे ह्यूमन में 23 क्रोमोसोम है तो उसको हमने क्या बोल दिया, जीनोम। अगर हम बात करें ह्यूमन की सेल्स में कितने जीनोम होते हैं, तो ह्यूमन की सेल में बेटा कितने जीनोम होते हैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 2 जीनोम इन ह्यूमन सेल, क्योंकि ह्यूमंस क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, उनके पास हर एक जीन की क्या प्रेजेंट होती है, 2 कॉपी प्रेजेंट होती है। अब ये जीनोम बनता कैसे, तो हम स्मॉलेस्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं, और ये जो पूरी स्मॉलेस्ट यूनिट है बेटा ये हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ेंगे, जो इससे नेक्स्ट चैप्टर है। इन्होंने क्या बोला कि जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जिनका नाम है एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये हमारे कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं
ये केमिकल कंपाउंड्स शुगर और फॉस्फेट के साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। हुआ क्या, शुगर ने बॉन्डिंग करी फॉस्फेट के साथ, तो एक चेन बना ली उसने जिसको हम क्या बोलते हैं, शुगर फॉस्फेट चेन। और फिर शुगर ने पकड़ा हमारे नाइट्रोजन बेसिस को, आ जाओ मेरे पास। तो पकड़ पकड़ के शुगर ने नाइट्रोजन बेसिस को अपनी बॉडी से क्या कर लिया, अटैच कर लिया। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस विद शुगर एंड विद फॉस्फेट ग्रुप, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। एक नाइट्रोजन बेस, एक शुगर, एक फॉस्फेट, तीनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एक चेन प्रोवाइड करते हैं जिस चेन का नाम क्या है, जीन है। और बहुत सारी ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की जो चेन होती है वो हमारा क्या बनाकर दे देती है, डीएनए हमें बनाकर दे देती है। तो ग्रुप ऑफ जीन दैट मेक्स अ कंप्लीट चेन जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। और जीन क्या होता है, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे यहाँ पर देखो जीन का कोड क्या होगा, AGG, ये कोड है। हम कोई और कोड भी लिख सकते हैं। अब ये जीन का क्या मैम, 3 ही कोड होते हैं, बहुत सारे ऐसे कोड होते हैं जो मिलकर एक जीन बनाते हैं। और ऐसे 30,000 जीन्स या 1 लाख जीन्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक डीएनए को बनाते हैं। आप समझो, तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा ये डीएनए की, दैट इज योर नाइट्रो। एक न्यूक्लियोटाइड क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे जीन बना, जीन से फिर डीएनए बना। अब जो ये डीएनए है ये थ्रेड में था, ये पैक हो जाता है, क्या बना देता है, क्रोमोसोम। जिन्होंने 11th क्लास बहुत अच्छी सीखी है वहां पर उन्होंने पढ़ा होगा कि डीएनए जो होता है वो हमारी थ्रेड स्ट्रक्चर होती है, और जैसे ही सेल डिवीजन करने वाली होती है तो हमारा जो डीएनए है ये पैक हो जाता है, और पैक होकर क्या बना देता है, क्रोमोसोम बना देता है। बहुत सारे क्रोमोसोम का सिंगल सेट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। हर एक क्रोमोसोम की एक कॉपी और उन्हीं क्रोमोसोम का ग्रुप हमें क्या रिप्रेजेंट करके देता है, जीनोम को रिप्रेजेंट करके देता है। आई होप आपको ये छोटे छोटे बेसिक समझ में आए होंगे। इन्हीं बेसिक से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंप्लीट मेंडलिज्म, मेंडल से जुड़े छोटी से बड़ी लाइंस जो आपकी नीट एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। हम सबको डीपली रीड करेंगे, एक स्ट्रक्चराइज वे में प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम मोनोहाइड्रेट पढ़ेंगे, जितने भी पीवाईक्यूज उससे रिलेटेड है और जितने भी डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस डेवलप होते हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। टिल देन, नेक्स्ट मीटिंग और नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।